गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए 3 कंटेंट्स लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाभारत में कहा गया है कि अधिकार पाकर भूल जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को जो दंड देना धर्म है। इन्हीं श्लोक के साथ हम वही सिद्धांत कि मनुष्य न तो कुएं की 4 दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गूलर के अंदर रेंगने वाला कीटाणु हुई जो अपनी अल्प बुद्धि के क्षीण आलोक में मदमस्त बना पूरे बाहर जगत से पृथक रहा। अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने विचारों, अपने देश के प्रधानमंत्री के विचारों, अपने मुख्यमंत्रियों के विचारों, अपने शागिर्दों के विचारों से लाभान्वित होने की आकांक्षा रखते आया है। तो ये अपने गुरु परिजनों के विचारों से लाभान्वित होने की आकांक्षा रखते आया है और अपने गुरुओं से ज्यादा लाभान्वित होता है ये मनुष्य। जिसका गुरु जितना तीव्र होता है उसका शिष्य भी उतना तीव्र होता है। ये ध्यान देने बात है। अब हम अपना कंटेंट्स पर चलते हैं कि क्या भारतीय कालगणना वैज्ञानिक था। टेस्ट करेंगे कि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। इसको अंग्रेजों ने क्या दुर्गति की है, कहां तक उसको माना है सही और अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश में भारतीय कालगणना को अवैज्ञानिक साबित किया है। तो हम इसी पर चलेंगे कि कनिष्क के राज्यारोहण का 78 ईस्वी पूर्व में हुआ। कनिष्क के राज्यारोहण के संबंध में भी पाश्चात्य और भारतीय आधारों पर निकाले गए कालखंडों में गौतम बुद्ध आदि की तरह लगभग 1300 वर्ष का अंतर आता है। हम गौतम बुद्ध का ही बताया है, उसमें भी 1300 का अंतर आ गया, इसमें भी 1300 का अंतर आ जाता है। पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा कनिष्क का राज्यारोहण तिथि 78 ईस्वी निश्चित की गई, जबकि पंडित कोट वेंकटचलम द्वारा क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर हिस्ट्री रिकंस्ट्रेट में दिए गए राष्ट्ररंगनी के ब्यौरा के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर में 1254 ईस्वी में के आसपास राज्य किया था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य तिथियों की भ्रांति के लिए तो कोई न कोई कारण आज का इतिहासकार दे भी रहा है, किंतु कनिष्क के संबंध में तिथि की भ्रांति का कोई निश्चित उत्तर उसके पास नहीं है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार का कहना है कि कनिष्क की तिथि भारतीय तिथिक्रम की सबसे उलझी हुई समस्या है। बताइए, इतना बड़ा इतिहासकार ये लिख रहा है कि कनिष्क की तिथि भारतीय तिथिक्रम का सबसे उलझी हुई समस्या है। इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है, किंतु नए प्रमाणों के अभाव में कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार कृत प्राचीन भारत पृष्ठ 10 पृष्ठ 101 पद टिप्पणी है इसका। अब आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक और कनिष्क की जोन्स आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित तिथियों के संदर्भ में श्री ए.बी. त्यागराजन अय्यर के इंडिया आर्किटेक्चर का निम्नलिखित उद्धरण भी ध्यान देने योग्य है। एथेंस में कुछ समय पूर्व एक समाधि मिली थी। उस पर लिखा था कि यहाँ बोधगया के एक श्रवणाचार्य लेटे हुए हैं। एक शाक्य मुनि को उसकी मृत्यु 1000 ईस्वी पूर्व में बताई गई है। यदि शाक्य साधु को 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास यूनान ले जाया गया था, तो कनिष्क की तिथि कम से कम 1100 ईस्वी पूर्व और अशोक के 1250 ईस्वी पूर्व
और चंद्रगुप्त मौर्य का 1300 ईस्वी पूर्व होनी चाहिए। यदि यह बात है तो जोन्स का धारणा कि यूनानी साहित्य का संडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर का समकालीन था, जिसने 303 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, एकदम निराधार और अनर्गल है। द प्लांट इन इंडियन क्रोनोलॉजी पृष्ठ 9 पर दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कनिष्क राज्यारोहण के संदर्भ में दी गई तिथि भी मात्र एक भ्रांति ही है। भारतीय इतिहास के महान विभूतियों की तिथियों में यह अंतर पाश्चात्य विद्वान द्वारा जानबूझकर डाला गया है ताकि उसके द्वारा पूर्व निर्धारित काल गणना सही सिद्ध हो जाए। अपने काल गणना को सही सिद्ध करने के लिए उन्होंने सारी भ्रांतियां पैदा की है और भारतीय काल इतिहास के काल गणना को बिगाड़ कर रख दिया है। हम प्रधानमंत्री से बार बार ये आग्रह करेंगे कि विद्वानों का एक टीम बनाए और उसका फिर से भारतीय का इतिहास का काल गणना सही ढंग से करवाए। तो अब हम अगला थेलस थ्योरम का 7 या 12 पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जामिनेशन की दृष्टि से सीबीएसई में आता रहता है। कहता है इन द ज्वाइनिंग फिगर ABC is a triangle in which AB बराबर AC, in which AB बराबर है AC and के 9.8 लिख दिया and D and D and E are the points on AB and AC respectively such that AD बराबर AE दिया हुआ है, AD बराबर AE दिया, so that the points BCED is a कॉन्साइक्लिक है, माने एक चक्रीय है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त पर जो बिंदु पड़ता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। मैंने इससे यदि एक वृत्त खींचा जाए तो खींचा जाएगा इस तरह का, इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। कौन साइक्लिक का मतलब होता है कि चक्रीय चारों बिंदु एक वृत्त पर है, चारों बिंदु एक वृत्त पर है। तब सॉल्यूशन करते हैं AB बराबर AC इसलिए और AD बराबर AE इसलिए AB माइनस AD बराबर AD माइनस AE बराबर BD बराबर EC। ये पहला प्रूफ हो गया कि BD बराबर भी EC हो जाएगा। अब AD बटा AE बराबर BD बटा EC के तो AD बराबर AE बराबर 1 है, BD बराबर EC बराबर 1 होगा। ईच इक्वल इज 1 हो जाएगा। 1 बराबर 1 कहा जा सकता है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए D समानांतर BC बाई कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम, यदि दो अनुपातिक समानुपात बराबर हो तो वो रेखाएं भी समानांतर होती है बाई कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम के अनुसार। अब यदि दो समानांतर रेखाएं हैं तो ये छेदी रेखा मिलती है तो DEC और ECB, DEC ये कोण और ECB ये कोण, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री के बराबर होता है। एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए 180 डिग्री प्रूव हो गया। अब इसको DEC बराबर प्लस ECB, क्योंकि ECB AB बराबर AC है इसलिए कोण B बराबर कोण C है, इसलिए ECB के जगह CBD लिख दिए, CB ये कोण के जगह ये कोण लिख दिए। अब चूंकि आमने सामने की कोण यदि बराबर हो तो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो साइक्लिक हो चक्रीय हो जाएगा, एक ही वृत्त पर हो जाएगा। यदि आमने सामने की कोण का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए, एक प्रमेय आपको बताएंगे कि आमने सामने का यदि भुजा कोण किसी त्रिभुज के चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो साइक्लिक हो जाता है, चक्रीय हो जाता है। इसलिए क्वाड्रिलेटरल
चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज साइक्लिक हो गया, माने चक्रीय चतुर्भुज हो गया। Hence the point BCED is a concyclic या चक्रीय, एक ही वृत्त पर है, चारों बिंदु एक ही वृत्त पर है, ये प्रूव हो गया। अब हम जीके की ओर बढ़ते हैं। जीके में ये बताना है क्या तिरंगा झंडा के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। मैंने लंबाई 3 मीटर रखते हैं तो चौड़ाई 2 मीटर रखिए, लंबाई 3 फीट रखते हैं तो चौड़ाई 2 फीट रखिए। ऊपर से 3 रंग के सरिया सफेद हरा होता है और नीले रंग का तिलिया इसमें 24 होता है, याद रखिएगा। और ये कहां से लिया? और अशोक जो स्तंभ है, अशोक का स्तंभ जो है, जो अशोक का सी स्तंभ है, यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक का सी स्तंभ से लिया गया है, अपनाया गया है। तथा ये मुंडक उपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। आज इतना ही, और फिर हम आगे सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आज जीके में मात्र इतना ही, ज्यादा हम नहीं, 5 जीके बताते हैं। अशोक चक्र, और इसमें जो शेर है ये सारनाथ से लिया गया है। ये जीके में इतना ही, और जो मैंने बताया है वो आप ध्यान से याद रखिएगा। और ये आपको यदि परीक्षा में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगता है तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा अपना यूट्यूब दिखाते हैं। यूट्यूब में जरा देखिए कि क्या है। 28 साल पहले भाषण देते हुए मोदी का है, ये मौत का कुआं है। कर सकते हैं इस क्लीनिंग डस्टर की मदद से। थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, दो भारत देश है मेरा, दो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, दो भारत देश है मेरा, दो भारत देश है मेरा। अहिंसा और धर्म का
तब तक लगता मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। तो आज इतना ही, आज का समाप्त करते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि आपको जो बात इसमें समझाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।